इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके आगे क्या टॉपिक था बताओ। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हाँ, हेडिंग लगाओ सभी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इससे पहले आप कूलॉम्स का पढ़ोगे। इससे पहले आप सभी हेडिंग लगाओ कूलॉम्स का। कूलॉम का नियम। देखो सभी कूलॉम्स लॉ में देखो, जैसे ग्रेविटेशन लॉ बता क्या होगा ना, इसी तरीके से आपका कूलॉम्स लॉ होगा। ग्रेविटेशन लॉ पढ़े होगे क्लास 9 में, बता गया है। वहां पर आपको क्या बताया गया था, ग्रेविटेशन लॉ में क्या बताया गया है, न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ बताया गया होगा कि यूनिवर्स के किन्हीं दो ऑब्जेक्टिव के बीच में लगने वाला आपका अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एवं इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बताया गया होगा। मतलब सपोज करो वहां पर आपको ऐसा बताया गया था, ये दो ऑब्जेक्ट हो गए जिनके मास आपके m1 और m2 हैं, ये जो एक दूसरे से स्मॉल r मीटर के डिस्टेंस पर है। कितने मीटर के डिस्टेंस पर है? स्मॉल r मीटर के डिस्टेंस पर है। तो इनके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स था, मतलब इनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा या ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स बोल लो, या आपका दोनों मासों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एवं इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बीच का डिस्टेंस r हो गया, उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये सुनाया। तो यूनिवर्स के इन दो ऑब्जेक्टिव के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एवं इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ था। अब इन दोनों को हमने इक्वल किया तो ये हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2, और ये नीचे है तो ये हो जाएगा r स्क्वायर। या इस सिंबल को हटाने के लिए, मतलब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लेते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका नाम होता है हिंदी में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक का मतलब है सभी जगहों पर समान रहने वाला। ये क्या है? हर एक प्लैनेट या सैटेलाइट्स पर कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है ये आपका चेंजेबल नहीं होता है, मतलब आपका जितना फिक्स है वही रहेगा। इसका वैल्यू क्या होता है? 6.67 into 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, जो कि आपको फिर 11th में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में फिर पढ़ाया जाएगा। ये 11th वाले चैप्टर में ही पढ़ाया जाएगा ये। और समय ये हो जाएगा कैपिटल जी m1 into m2 अपॉन में r स्क्वायर। इसी तरीके से कूलॉम का रूल है, जैसे यहाँ पर दो ऑब्जेक्टों के मास के बीच में लगने वाला था, इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। देखो ये दोनों मास के प्रोडक्ट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ था। मतलब यूनिवर्स के किन्हीं दो ऑब्जेक्टों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, इनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एवं इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मिला दिया गया, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में गेट F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 अपॉन में r स्क्वायर। यहां से आप देखते हो कि अब इस साइन को हटाने के लिए, इस साइन को हटाने के लिए हमने क्या लिया? कांस्टेंट लिया, जिसका वैल्यू क्या है? 6.67 into 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यह आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। यह आपके सेंटर पर चले जाओ, चाहे मून पर चले जाओ, चाहे किसी भी प्लैनेट या सैटेलाइट्स पर चले जाओ, आपका इस कैपिटल जी का जो वैल्यू है आपका सेम रहेगा। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोग कॉमन लॉ में पढ़ेंगे। ये आपका किसमें आया था? सुमेगा। ये हम लोग पढ़े थे आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्जों के बीच में लगने वाला, ध्यान से इधर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्जों के बीच में लगने वाला इसमें दो चार्जों के बीच में लगने वाला वो होगा अट्रैक्शन या
रिपल्शन फोर्स। देखो सपोज करो यहाँ पर प्लस Q1 कूलम्ब का चार्ज रखा गया है। कितना है? प्लस Q1 कूलम्ब का चार्ज है और इससे r मीटर के डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज है Q2। ये बताओ ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने आपको बताया होगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्या बताया था कि सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, मतलब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, मतलब विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अब इन दोनों के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, मतलब स्थिर वक्र के बल जो होगा, जैसे दो मैग्नेट होगा तो हो सकता है अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगाए, मैग्नेट में बात कर रहा हूं। तो इसी तरीके से जब दो चार्ज आपस में पास कुछ दूरी पर रखे जाएंगे तो इस कंडीशन में हो सकता है वो भी आप अट्रैक्शन फोर्स लगाए या तो रिपल्शन फोर्स लगाए। ये डिपेंड करेगा उस चार्ज के प्रॉपर्टीज के ऊपर कि वो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा या रिपल्शन फोर्स लगाएगा। ये बात समझ रही है? तो सपोज करो Q1 कूलम्ब का चार्ज है और एक दूसरा है Q2 कूलम्ब का चार्ज, जो एक दूसरे से स्मॉल r मीटर के डिस्टेंस पर एयर में स्थित है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट, इसको O सपोज करो, ये पॉइंट P है। ये एक दूसरे से स्मॉल r मीटर के डिस्टेंस पर है। फिर से सुनो, जो सपोजिशन से आपको फिर से लिखना पड़ेगा। माना दो बिंदु आवेश, हिंदी में ऐसे लिखोगे जैसे सपोजिशन से आप लिखते हैं ना माना करके। माना दो बिंदु आवेश पर कूलम्ब का नियम क्या हो उसको मैं बताऊंगा। माना दो बिंदु आवेश प्लस Q1 और Q2 कूलम्ब के हैं, जो एक दूसरे से निर्वात अथवा वायु में, कहां पर? निर्वात अथवा वायु में स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है? तो इनके बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल की गणना करनी है। फिर से अब इंग्लिश में बच्चे सुने, लेट टू पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली एंड दे आर सैचुरेटेड या दे आर स्टैंड अपार्ट r मीटर टू ईच अदर, एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित है इन एयर और वैक्यूम, निर्वात अथवा वायु में। तो कूलम्ब्स का क्या है? जैसे आपको हमने अभी ग्रेविटेशन में बताया था, एकदम सेम टू सेम स्टेटमेंट्स इनका भी वैसा ही है। इन्होंने बताया कि दो चार्जों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स, दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इनके क्वांटिटी के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब F जो हो गया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q2 हुआ। मतलब दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। ये कूलम्ब्स ने क्या बताया कि दो चार्जों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों चार्जों के क्वांटिटी के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एवं इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कूलम्ब का स्टेटमेंट है। एक बार फिर से हिंदी में बोले, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उनके मात्राओं के गुणनफल के, इसके आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया होगा चार्ज के बारे में, चार्ज के बारे में बताया था। तो चार्ज का जो हमने SI यूनिट बताया होगा वो बताया होगा कूलम्ब। क्या बताया था? इसका सीजीएस सिस्टम में यूनिट बताया होगा स्टैट कूलम्ब। क्या बताया था? इसका सबसे ग्रेटेस्ट अगर मैंने यूनिट बताया होगा तो वो रहा होगा फैराड। बताया है? द ग्रेटेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज नोन एज फैराड, जो कैपेसिटेंस का भी यूनिट होता है। कैपेसिटेंस आगे चैप्टर पढ़ाएंगे, थर्ड चैप्टर। ठीक? तो आप फिर से सुन लो। ये जो है आपका इन्होंने क्या बताया कि यूनिवर्स इन दो पॉइंट चार्जों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके क्वांटिटी के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एवं इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस हमारी है इन दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल इनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो जैसे यहाँ पर मान लो 10 कूलम्ब का है, मान लो 15 कूलम्ब का है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट में क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जब चार्ज बढ़ाएंगे तो इनके बीच का जो फोर्स लगने वाला है अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स वो क्या करेगा? और बढ़ेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा?
कि जब चार्जेस को बढ़ाए जाएंगे तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, और जब डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो फोर्स कम हो जाएगा। सेम वही हालत दो मैग्नेटिक के बीच का डिस्टेंस अगर हम डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे, तो वहां पर मैग्नेटिक फोर्स जो होगा आपका अधिक हो जाएगा। जब डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स अधिक, जब डिस्टेंस अधिक कर दिया तो फोर्स कम। अब हम लोग मैग्नेट के स्ट्रेंथ को बढ़ा दें और उसको और नियरेस्ट लाएंगे तो हो सकता है और उसका मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा। इसी तरीके से इन चार्जों का वैल्यू और बढ़ा दें, इस बार यहाँ पर 100 कूलम का चार्ज रख दिए, यहाँ पर 500 कूलम का चार्ज रख दिए। अब इनके बीच का डिस्टेंस अगर और कम कर देंगे फोर्स और अधिक बढ़ जाएगा। बस है कि नहीं? जब दो चार्ज जितना ही अधिक दूरी पर होंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस उतना ही उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फोर्स कम हो जाएगा। तो देखो प्रॉब्लम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 अपॉन में R स्क्वायर और F इज इक्वल टू, देखो अब इस साइन को हटाएंगे हम लोग, तो यहां पर एक कांस्टेंट लेते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, क्या बोल रहे हैं, एप्सिलॉन इनटू K इनटू Q1 इनटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर, Q1 इनटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये कुछ नहीं पता ना आपको? तो अब आप देखो ये जो है हमारा टोटल कांस्टेंट है, इस साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लेना चाहिए हमें, तो ये आपका इस सिंबल को हटाने के लिए आपका टोटल कांस्टेंट आया है, जिसका वैल्यू जो होता है मैं भी आपको यहां पर लिख रहा हूं, where 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन, देखो हम बोल कर रहे हैं एप्सिलॉन समझा रहा है, ये एप्सिलॉन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोपरमिटिविटी। ये अगर हमने ऐसे लिखा देखो जरा ध्यान समझ लो, ये हो गया इलेक्ट्रोपरमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, इलेक्ट्रोपरमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हो गया इलेक्ट्रोपरमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसी मीडियम का हो सकता है, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ग्लास होगा तो इसके लिए अलग होगा, पेपर होगा तो इसके लिए अलग होगा, नहीं ये जो हो गया आपका इलेक्ट्रोपरमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये देखो ये जो हो गया आपका ये भी मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। एयर और वैक्यूम के लिए K का वैल्यू जो होता है 1 माना जाता है, K का वैल्यू एयर और वैक्यूम के लिए क्या माना जाएगा, पेपर के लिए 2 होता है, पेपर के लिए क्या होता है 2। अगर कोई मेटालिक सब्सटेंस होता है, कोई धातु मतलब धातु है, अगर बीच में कोई आप क्या कर दिए धातु की प्लेट रख दिए तो इसका K का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है, मेटल के लिए क्या होगा इनफाइनाइट। ध्यान समझना, ये सब आपको बताया जाएगा कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में, धारिता मतलब एक संधारित्र होगा चैप्टर, उसमें पढ़ाया जाएगा। उस चैप्टर का नाम है परावैद्युत एवं संधारित्र, डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर्स, 4th चैप्टर है सर या थर्ड है। तो देखो इसको बोलते हैं, अगर हमने ऐसे लिखा तो इसको बोलते हैं निर्वात की वादशीलता, इसको क्या बोलेंगे निर्वात की वादशीलता। अगर यहीं पर हमने ऐसे कर दिया ये वहां पर पढ़ेंगे निर्वात की चुंबकशीलता हिंदी में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोपरमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोपरमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी बोल रहे हैं, और यह है परमिटिविटी और यह है परमेबिलिटी। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोपरमिबिलिटी है और ये आपका इलेक्ट्रोपरमिटिविटी है। ये निर्वात की वायुशीलता है और ये आपका निर्वात की चुंबकशीलता है, ये चुंबकशीलता और ये वायुशीलता। अरे देखो ई की तरह बना है तो इलेक्ट्रिक वाला हो गया, वायुशीलता वाला हो गया, और यह म्यू मैग्नेट की तरह म्यू बना है, एम से आ रहा है ना, तो मैग्नेट वाला हो गया, परमेबिलिटी उसको बोलते हैं। देखो तो इसका जो वैल्यू होता है इधर कांस्टेंट, ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन जो है एक कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसका वैल्यू जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सुना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, वेयर K इक्वल टू जो होता है
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम लोग परावैद्युतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये गेज हो गया, परावैद्युतांक हो गया, माध्यम का परावैद्युतांक। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? माध्यम का परावैद्युतांक। ये 1/4πε का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर हो गया। और इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अगर हम एप्सिलॉन लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं? तो एप्सिलॉन का वैल्यू जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपरमिटिविटी। इसको बोलते हैं, अब नॉट लिखते हैं, इलेक्ट्रोपरमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। निर्वात की वादनशीलता, क्या बोलते हैं इसको? इसका जो वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का, ये होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका अपोजिट सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है, मतलब एप्सिलॉन का जो वैल्यू है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये सब जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो यूज किया जाएगा। ये बात तो समझ आ रही है? फिर से देखो, कूलम्ब जो थे इन्होंने क्या बताया कि जब दो चार्ज, इन्होंने क्या देखा था कि इन्होंने ये कल्पना किया होगा या सोचा होगा, जब सोचे कि अगर दो आपके क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है इस पूरे यूनिवर्स में, तो वहां पर जो न्यूटन थे उन्होंने क्या बता दिया था कि इस यूनिवर्स में अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनके बीच में क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो इसी तरीके से इन्होंने भी आपके चार्ज के बारे में बताया था। क्या बताया? कि जब चार्ज भी एक प्रकार का पार्टिकल ही है, तो हो सकता है ये छोटे वाले पर भी अप्लाई हो रहा है, बड़े वाले पर ही केवल अप्लाई हो रहा है। अर्थ और सन, मून और ये सब है, बताया गया था ना आपको, मैंने बताया होगा कभी कि ये बताओ वो सन जो है इतनी हाइट पर इतनी दिनों से है, वो अर्थ के सरफेस पर क्यों नहीं गिरता? चाहे मून भी अर्थ के किसी हाइट पर है, अर्थ से किसी हाइट पर है, वो क्यों नहीं गिरता? जबकि हम अगर एक छोटा सा चॉक भी फेंकेंगे ऊपर तो नीचे की तरफ गिर जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो बैलेंस में है। बताया था ना मैंने, बैलेंस फोर्स से बताया था। तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे से क्या है? बैलेंस में। जितने फोर्स से आप उनको खींच रहा है, उतना ही फोर्स से आप उसको अपनी तरफ खींच रहा है, अपने ऑर्बिट में। तो ये नहीं जा सकता और नहीं वो आ सकता। अगर कभी किसी कारणवश ग्रेविटेशनल फोर्स उसका अधिक हो गया तो यह अर्थ उसकी तरफ क्या कर जाएगी? स्केप कर जाएगी, पलायन कर जाएगी, चली जाएगी, जो जल करके भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखो, जब दो चार्ज आपस में रखे गए पास पास, तो ख्याल करो मैंने बताया था कि एक को कैट के फर से रगड़ा गया, मतलब रब किया गया था, और एक को आपने उसकी जो रॉड थी ग्लास से रगड़ा गया था, मतलब सॉरी एक सिल्क से रगड़े थे और एक ग्लास को किसी दूसरे कैट के फर से। तो जब उनको पास पास रखा गया था, जब दोनों को अलग अलग से रगड़ करके पास रखा गया, तो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि जब अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है तो कितने अधिक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स क्वांटिटी में कितना लग रहा है, मैग्नीट्यूड इसका कितना है। तो इसके लिए उन्होंने ये फार्मूले का डेरिवेशन किया था। बस हमारी है, हम लोग तो नॉर्मली ऐसे पढ़ करके छोड़ देते हैं, क्या पढ़िया है उसमें, फटे में पैर आ रहा है, पता कि नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। देखो, तो इन्होंने जब दो चार्जों को पास पास रखे तो क्या किए कि जब दोनों चार्जों में देखे कि इनके प्रोडक्ट के, मतलब इनके क्वांटिटी का मतलब सुना ना, मैग्नीट्यूड, इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। जब ऐसा होता है तो यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया था कि जब ऐसे मल्टीप्लाई करते तो कुछ की कमी रह जा रही थी। वो कितना कमी रहा था? कितने की? इसलिए इसको एक कांस्टेंट मान लिया अपने हिसाब से, इतना कांस्टेंट माने जिसका वैल्यू उन्होंने तुरंत बता दिया कि इसका वैल्यू इतना रखेंगे और इसको इन सबों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। पास में आ गया। मैं आप सभी को इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा।
ये पढ़ाने के बाद, जो आप मुझे एक बार याद रिकॉल करा देना बस, ठीक है? कि सर आप कुछ बताने वाले थे, मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट। ओके सर। देखो ये जो हो गया एक तरीके से वो आप उसको भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कभी भी, किसी भी कोई भी नंबर लेकर के। ये समझ में आया है? ख्याल करना, ये भी आपको याद करना होगा, ये भी आपको याद करना होगा, लर्न करना होगा। एयर और वैक्यूम के लिए के का जो वैल्यू होता है 1 होता है। अगर इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करेंगे, किसके लिए, ग्लास के लिए बात करेंगे तो 6 होता है। पेपर की अगर बात करेंगे तो के का वैल्यू 2 होता है। ये सब बताया जाएंगे, उसमें भी आपको नोट से बनवाया जाएगा तो उसमें बता दिया जाएगा, या आप खुद इसमें सुनोगे खुद हो जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से इस के का वैल्यू मेटेलिक के लिए इनफाइनाइट होता है, मतलब किसी धातु की छड़ के लिए, चाहे धातु की किसी प्लेट के लिए, मेटेलिक प्लेट के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। यह आपको कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में पूरा कंप्लीट आपको समझ में आएगा। ये बात समझ आ रही है? तो इसके आगे आपका होगा वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, वैल्यू यूनिट एंड क्या है, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मान, मात्रक एवं बीमा कैसे ज्ञात करेंगे? हेडिंग लगाओ। वैल्यू कॉमा यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन या इलेक्ट्रोपरमिटिविटी, निर्वात की चुंबकशीलता या वैद्युतशीलता का क्या, चुंबकशीलता या वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता का मान, मात्रक एवं विमान। इसमें सबसे पहले आप क्या देखोगे, ये आपका जो वैल्यू है एज वी नो दैट as we know that 1/4 pi epsilon is equal to होता है 9 into 10 के पावर 9। आपको भी मैंने जस्ट बताया था वहां पर, और इसका यूनिट में क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट मैंने ये बताया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अब देखो इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये 4 पाई इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा, क्या हो जाएगा 1 में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई इनटू 9 इनटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये है ना ये। अब हम अगर इसको अपोजिट कर दें, उल्टा कर देते हैं, इसको एप्सिलॉन कर दिए, एप्सिलॉन अपान में 1 होगा तो ये 1 अपान में आ जाएगा कि नहीं, 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी 4 पाई इनटू 9 इनटू 10 के पावर 9 इनटू, अब ये भी तो अपोजिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा एप्सिलॉन होगा, अब यहां से हो जाएगा 1 अपान में 36 पाई होगा कि नहीं, इनटू 10 के पावर 9 इनटू कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर से इसको लिखा जा सकता है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू, अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ये बताओ ये पावर नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 1 अपान में 36 पाई इनटू 10 के पावर -9 होगा कि नहीं, ये हो जाएगा इनटू कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको यहां पर सॉल्व करना है। अब यहां से एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, देखो 36 पाई, पाई का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, 10 के पावर माइनस, सॉरी 3.14 क्या पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपान में 3.14 इनटू 6, 36 है ना, 36 इनटू 3.14 इनटू 10 के पावर -9 है पहले से। अब बताओ 10 के पावर ऊपर हम लोग क्या करते हैं, 1000 से, मतलब 10 के पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 10 के पावर 3 से नीचे डिवाइड कर दें, कोई अंतर आएगा क्या, तो ये हो जाएगा, पहले तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, हम लोग कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, हम 10 के पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, कितना भाई, और 10 के पावर 3 से नीचे डिवाइड भी करेंगे, तो इसका मतलब हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपस में कट जाएंगे, क्या आएगा 1 के प्लेस पर लिख सकते हैं इनटू 10 के पावर -9 पहले से। देखो हम 1 के प्लेस पर क्यों लिखे ऐसा, क्योंकि अगर हमने 10 के पावर 3 इनटू 10 के पावर 1 अपान में 3 लिखेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, 10 से
डिवाइड हुआ? ये जो आपने लिखा है 10 के पावर माइनस 3, ये बताओ 10 के पावर 3 इनटू ये पावर माइनस है तो 1 अपॉन में 10 के पावर 3 होगा कि नहीं? क्या आपस में कैंसिल हो जाएगा? क्या आया? इस 1 के प्लेस पर हम इतना लिख सकते हैं, मतलब 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई और 1000 से नीचे मैंने डिवाइड कर दिया है इसका, और ये हो जाएगा इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे 36 4 जा कितना हो जाएगा? 144 को 4 हो जाएगा, कैरी 14 होगा, 31 4 जा मतलब 36 1 जा 36 और 14 को 50 कितना हो जाएगा? 50 को 0 कैरी 5 हो गया, फिर 36 3 जा 108 प्लस इतना 113 आ जाएगा, आया इतना? मल्टीप्लाई कर लेना, ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब सारा में जो पलट हो जाएगा, अब देखो इसका इसका हम क्या करेंगे? पावर को दोनों पार्ट कर लेते हैं, इसको हम 1000 लिख सकते हैं क्या? इनटू 10 के पावर माइनस 12 लिखा जा सकता है कि नहीं है? इसको हमने 1000 लिख दिया और इसको हम दोनों को पावर से देखो बेस से में पावर डिफरेंट है तो ऐड कर दिया पावर को, और क्या पावर है 113.0804 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें मतलब 113 से अगर हम 1000 में डिवाइड करते हैं, सपोज करो अगर यहां पर 100 होता तो अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाता है। अब यहां पर 113.04 है तो 10 टाइम्स से कम हो जाएगा, तो ये आपका 8 पॉइंट के नियरेस्ट जाएगा, ये हो गया 8.8547 आता है, 47 into 10 के पावर माइनस 12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू, अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं? जब यहां पर 5 से अधिक नंबर आता है, कोई डिजिट आता है, तो इसके पहले वाले में हम लोग 1 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8.85 into 10 के पावर माइनस 12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसका यूनिट हुआ? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? एप्सिलॉन का, और इसका वैल्यू क्या है एप्सिलॉन नॉट का? 8.85 into 10 के पावर माइनस 12। ये सुनाया? अभी हमने क्या क्या फाइंड आउट किया है? वैल्यू और यूनिट। अभी ये वैल्यू निकला और क्या है? यूनिट। अभी बचा क्या है? डायमेंशन। इसको आप नोट कर लेना। आप सब इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको ये जब पता है तो आप इसको क्या कर सकते हो? 4 पाई का वैल्यू हमने रखा है, बस एक जगह आपको थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड किया है, जिसकी वजह से आपको कैलकुलेशन में और आसानी हो गई है। आगे समझ? अब यहाँ पर देखो 1 अपॉन एप्सिलॉन था तो पहले न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर था, हमने ये वाला वैल्यू आपको कांस्टेंट वाला लिखवा दिया कूलम्ब के नियम में, कूलम्ब लॉ में पढ़ाया था ना भाई, तो वहाँ पर ये वाला वैल्यू कांस्टेंट के रूप में मैंने लिखवाया है ना, फिर वहां से आप उसी को बस लेकर के आपने सॉल्व किया, कुछ नहीं किया है। ठीक है? ये आपके बोर्ड के एग्जाम में कभी-कभी 2 मार्क्स में आ जाता है, समझ रहे हैं? 2 से 3 मार्क्स में आ जाता है, और आपके हाफ ईयरली एग्जाम में तो आएगा ही। आज से बता दिए हैं? हाँ बता दो इसमें कौन पढ़ाएगा भैया? मुझे वक्त का कोई भरोसा है क्या? बोलो। कहीं लिखवा कर आए हो क्या कि नहीं? हम लोग अजर अमर हैं, पता नहीं जा रहे हैं कहीं कुछ। वही तो है, नहीं किसी अरे नहीं किसी को भी, हमें हो चाहे तुम्हें हो सकता कि नहीं? कहीं पर किसी का भरोसा है क्या? तुम्हें स्वयं पर भरोसा नहीं होगा इस मामले में कि हम आज हैं कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो फिर कोई काम कल तक मत करना, जो काम कल करना है बल्कि आज ही कर जाओ। अब बोलो, समझ गए? तो जो काम कल करना है वो आज ही क्यों नहीं कर जाते हैं? इंटर में जब हम पढ़ाए ना पढ़ाए उससे पहले पढ़ा लिया तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर तो जो काम कल करना है वो हम आज ही क्यों ना कर लें? वो मैं कर रहा हूँ, तब तुम लोग क्यों नहीं कर रहे? क्या जीने मरने वाले ही याद आ रही है क्या? देखो डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने अभी जस्ट फार्मूला जो फाइंड आउट किया था, यहां से देखो आसान से निकालेंगे ऐसे, एज वी नो दैट हमने बताया था जो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ
के नियमानुसार ये अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था 1/4 पाई सॉरी f = 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू q1 इनटू q2 अपान में r स्क्वायर बता था नहीं। इस एप्सिलॉन को इधर लेकर जाते हैं तो हो जाएगा एप्सिलॉन इनटू f = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा देखो निर्वात अथवा y के लिए k का वैल्यू क्या होता है 1, तो हमने यहां पर उस k का वैल्यू नहीं रखा है, मतलब 1 मान लिया यहां पर 1 अगर पुट भी करेंगे तो आपको 1 तो आएगा 1/4 पाई और इनटू q1 इनटू q2 अपान में r स्क्वायर होगा। f मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4 पाई q1 इनटू q2 अपान में f r स्क्वायर होगा कि नहीं हुआ बोलो। अब यहां से इसका डायमेंशन फाइंड करना है, ये तो कांस्टेंट है ना, इसका कोई डायमेंशन जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनका डायमेंशन नहीं होता है। अब देखो मतलब ये प्रकार से क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई कांस्टेंट वो आपका डायमेंशन नहीं होगा। तो अब यहां से देखो लिखेंगे क्या डायमेंशन ऑफ, यही तरीका आपको पूरे बोर्ड में अपनाने हैं जो मैं बता रहा हूं, यही तरीका आप अपनाओगे तो अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आप डायरेक्ट लिखते हो तो उसके मन के ऊपर है, अगर 2 मार्क्स का है तो हो सकता है 1 दे दे 1.5 दे दे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लिख दे तो फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन, तो ऑलरेडी आपको बोल रहा है कि फाइंड आउट करो, ये नहीं कर रहा है कि राइट द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन, वर्ड का अंतर हुआ, सेंटेंस बदल गया, तो इसलिए आप इन सभी बातों पर ध्यान देना। जब भी आपका जो एग्जाम हुआ है उसमें मैंने ऐसे ही गलतियां बहुत बच्चों का देखा है, डायरेक्ट लिख रहे हूं। ठीक देखो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू लिखेंगे डायमेंशन ऑफ q1 इनटू डायमेंशन ऑफ q2 और क्या पाएंगे डायमेंशन ऑफ r स्क्वायर f इनटू r स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ f इनटू डायमेंशन ऑफ r स्क्वायर। देखो q इज इक्वल टू क्या होता है it, पढ़े हो कि नहीं? यस सर। तो i को इलेक्ट्रिक करंट को a से रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को, t से, तो ये q का डायमेंशन निकल गया क्या है 80, तो इसका भी 80 आएगा। ये भी वन टाइप ऑफ चार्ज है, ये भी एक प्रकार का चार्ज ही तो है, तो इसका भी 80 आएगा, इसका भी क्या आएगा 80। और ये हमेशा किस में रखे जाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब बड़े कोष्ठक जिसको हिंदी में बोलते हैं, और इसका भी 80 आएगा। और वो क्या पालन फोर्स का तो पता ही होगा ml माइनस, और डिस्टेंस है r क्या था दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस, एक प्रकार का क्या हुआ लेंथ, ये हो जाएगा L2 क्यों क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपने सॉल्व किया तो क्या आया डायमेंशन का एप्सिलॉन का डायमेंशन क्या आ गया डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन। देखो ये हो जाएगा a2t2 स्क्वायर नहीं बोलते हैं, मैंने पहले ही बता रखा है a2t2 अपान में ml3t माइनस स्क्वायर है नहीं। अब इन सभी नीचे वाले क्वांटिटीज को ऊपर लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा m माइनस 1 l3 होगा माइनस में t, देखो माइनस के ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये, तो t4 होगा कि नहीं, और a2 पहले से, ये हो गया डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन। हमने यूनिट भी फाइंड आउट कर लिया, डायमेंशन भी फाइंड आउट कर लिया, वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया, और आज कूलम्ब्स का लॉ भी पढ़ लिया। ये बात समझ आ गया? ये कल आप लोगों से हम पूछेंगे, ठीक है? आज का क्लास 1 ओवर।